हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, क्लास 12th का होने वाला है। क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है आय और रोजगार का निर्धारण। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट ख़त्म करेंगे। तो इसकी जो वीडियो आएंगी पार्ट बाय पार्ट आएंगी। इससे पहले के 2 चैप्टर मैंने पहले ही करा रखे हैं। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, वीडियो आपको जो है चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास जो है 12th का जो चैप्टर है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का जो है ये चैप्टर 3 आय और यहाँ पर रोजगार का निर्धारण, यानी आय क्या होती है, उसके बाद रोजगार का निर्धारण कैसे होता है लोगों में, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी साथ में दबा लें, ताकि जो है हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम अपना चैप्टर। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर हम 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है आय और रोजगार निर्धारण। यानी जो आय होती है और उसका रोजगार का निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है समग्र मांग। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद जो है उसकी थ्योरी को समझेंगे। मैं डीपली समझाऊंगा, हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, तो आपको क्या करना है, ध्यान से बिना स्किप किए देखना है। तो ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर समग्र मांग क्या होती है। समग्र मांग की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों द्वारा दिए हुए आय स्तर पर, ठीक है, एवं निश्चित समय अवधि में समस्त अंतिम वस्तुओं, यानी समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के नियोजित क्रय के कुल मूल्य को समग्र मांग कहते हैं। ठीक है, इसने क्या बोला, यहाँ पर कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों द्वारा दिए हुए आय स्तर पर एवं एक निश्चित समय अवधि में समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के नियोजित क्रय के मूल्य को समग्र मांग कहते हैं। और एक अर्थव्यवस्था में वस्तु व सेवाओं की कुल मांग को समग्र कहते हैं, यानी एडी कहते हैं। ठीक है, इसे कुल व्यय के रूप में भी मापा जा सकता है, यानी क्या कर सकते हैं हम, कुल व्यय के रूप में भी माप सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मुझे यहाँ पर जो है ये आपको जो है समझने में काफ़ी जो है मुश्किल आ रही होगी, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है काफ़ी थोड़ी टफ है, तो आपको मुश्किल आ रही होगी। लेकिन चिंता नहीं करना है, मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन करता हूँ ईजिली। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको सीखते हैं समग्र मांग। तो यहाँ पर हम इसको शब्द से पहले समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले हम समग्र मांग को शब्द से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, समग्र मांग को समझते हैं। देखिए, ठीक है, समग्र मांग। अब देखिए यहाँ पर समग्र मांग 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, समग्र प्लस मांग। ठीक है, तो समग्र मांग कैसे बना है, समग्र प्लस मांग। तो समग्र का मतलब होता है पूरा। ठीक है, समग्र का मतलब हो गया पूरा का पूरा, जितना भी होता है सबका सब। ठीक है, सबका सब का मतलब है कि मान लीजिए अगर यहाँ पर ये जो है इस तरह से, ये यहाँ पर इस तरह से ये भारत देश है। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, इस तरह से ये भारत देश है। अगर ये भारत देश है तो यहाँ पर पूरा इस देश की बात हो रही है, पूरे देश की बात, यानी देश में जितने भी लोग रहते होंगे उन सभी की डिमांड, यानी उन सभी की मांग, वो समग्र मांग है। इस देश की लोगों की सभी की मांग जब हम जोड़ देंगे तो समग्र में आ जाएगा, यानी पूरा। समग्र का मतलब हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, और मांग का मतलब होता है लोगों की डिमांड। ठीक है, उन्हें क्या चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, प्याज की डिमांड है, यानी क्या है, प्याज की कमी हो जाती है, क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आलू की कमी हो जाती है, आलू की यहाँ पर कमी हो रही है। आलू की अगर कमी हो जाती है तो यहाँ पर क्या होगा कि इन लोग क्या करेंगे, आलू की डिमांड करेंगे, आलू की मांग करेंगे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति तो आलू की मांग नहीं करेगा, यहाँ पर पूरा देश की आलू की मांग कर रहा होगा, तो यानी समग्र मांग हो गई वो। तो आई होप यहाँ पर शब्द से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं आपको जो है परिभाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ क्या होगा। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम, यहाँ पर देख लेते हैं क्या कह रहा है कि
अर्थव्यवस्था में अब बात करते हैं एक अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब कि एक देश की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एक देश, ठीक है। क्या है ये, मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था है पूरा ये देश। उसके बाद यहाँ पर यहीं पर मैं आपको चित्र बना देता हूँ इस तरह से, यहाँ से इस तरह से बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये अर्थव्यवस्था, मान लीजिए यहाँ पे ये लोग हैं और ये देश में जितने भी रह रहे अर्थव्यवस्था है इसकी, ठीक है। तो यहाँ में एक अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों द्वारा दिए हुए आय स्तर पर, यानी जो इसका आय का स्तर है, जितना भी ये काम करते हैं लोग, इन्हें जितना भी पैसा मिलता है, ठीक है, जिस स्तर पर, जो आय के स्तर पर एवं एक निश्चित समय अवधि में, देखिए क्या होना चाहिए, एक तो आय का स्तर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है निश्चित समय अवधि, क्या होनी चाहिए, पहला आय का स्तर होना चाहिए, दूसरा निश्चित समय अवधि होनी चाहिए, ठीक है। समस्त अंतिम वस्तु कैसे होती है, अंतिम वस्तु, समस्त मतलब हो गया सभी अंतिम वस्तुएं, सभी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, समग्र, समग्र मांग की बात कर रहे हैं। समग्र का पहले ही अर्थ मैंने आपको बता दिया कि समग्र का मतलब होता है यहाँ पर समस्त यानी पूरा, ठीक है। समग्र का मतलब हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये समस्त यहाँ यूज किया गया, समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं, दो चीज़ों की बात की गई यहाँ पर। वस्तुओं की बात करेंगे, वो भी कैसी वस्तुएं होनी चाहिए, अंतिम वस्तुएं होनी चाहिए। तो अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के नियोजित क्रय के कुल मूल्य को समग्र मांग कहते हैं। नियोजित क्रय को, यानी यहाँ पर जो करेंगे क्या है, नियोजित क्रय होना चाहिए। इसका जो कुल मूल्य होता है उसे समग्र मांग कहा जाता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर हम कहें कि एक अर्थव्यवस्था होती है, कोई देश होता है, ठीक है। उस देश के अंदर क्या होता है, समस्त क्षेत्र द्वारा, इस देश के हर एक जो है व्यक्ति द्वारा हर क्षेत्र में, इस व्यक्ति मतलब देश के अंदर आय के स्तर पर, जो कि एक आय का स्तर दिया हुआ है, ठीक है, इनका जो आय मिलती है एक आय के स्तर पर, और साथ में एक आय के स्तर पर, यानी आय के स्तर पर, और साथ में एक समय अवधि में, यानी एक आय के स्तर पर और एक समय अवधि में, यानी आय का स्तर और समय अवधि में अंतिम वस्तु, जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, जितनी भी इस देश के अंदर वस्तुएं हैं, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जो हैं, उनका कुल यानी कुल मूल्य को समग्र मांग कहेंगे। उनका जितना भी यहाँ पर नियोजित क्रय मतलब जितना भी ये लोग यहाँ पर देश में रहने वाले खरीदेंगे ना, उसे समग्र मांग कहेंगे। यानी एक देश के अंदर जब उस देश के व्यक्ति जो है जितना भी उसमें सामान खरीदते हैं, उस देश के अंदर एक निश्चित समय अवधि में एक आय के स्तर पर, तब उसे और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करते हैं, खरीदते हैं, और खरीदने के लिए कुछ पैसा देते हैं, तो उससे तब ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, समग्र मांग कहते हैं, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में है, एक अर्थव्यवस्था में वस्तु व सेवाओं की कुल मांग को समग्र मांग कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि एक अर्थव्यवस्था है, जैसी कि ये देश है, एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी वस्तुएं होंगी, ठीक है, जितनी भी वस्तुएं होंगी, इन वस्तु और जितनी भी सेवाएं होंगी, क्या होंगी, वस्तुएं, ठीक है, वस्तुएं जितनी होंगी और साथ में सेवाएं होंगी, सेवाएं। तो वस्तुएं और सेवाएं, इन सभी को जोड़ करके, वस्तुओं और सेवाओं को जोड़ करके इनका क्या है, जितनी भी कुल मांग होगी इनकी, देखिए वस्तुओं की कुछ मांग होगी और सेवाओं की कुल मांग होगी, तो इन दोनों को जोड़ करके जितनी मांग आएगी उसे एडी कहेंगे, ठीक है। एडी मतलब समग्र मांग, यानी एग्रीगेट डिमांड। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा समग्र मांग क्या होता है। तो समग्र मांग आप बिल्कुल ध्यान से, बहुत ही अच्छे से आप समझ सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों की, यानी कुल वस्तुओं और सेवाओं की मांग से होता है कि वहाँ पर कितनी ज़रूरत है उनकी, ठीक है। तो वहाँ पर रहने वाले, एक देश में अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों की वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के यानी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग को हम समग्र मांग कहते हैं। आई होप समझ आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें काफ़ी टाइम लग गया। यहाँ पर देखते हैं समग्र मांग के मुख्य घटक निम्नलिखित होते हैं। अब देखिए समग्र मांग के कुछ घटक होते हैं, वो हम देखते हैं। देखिए ये जो है घटक वाली चीज़, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो आगे का चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये वाले जो है ऑप्शन, जो भी समग्र मांग के मुख्य घटक हैं, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इनको समझ लेते हैं तो आप बिल्कुल न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो पहली जो बात की गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं उपभोक्ता व्यय। अब उपभोक्ता व्यय को जो है डिनोट करते हैं, उपभोक्ता व्यय को जो डिनोट किया जाता है वो सी से किया जाता है, ठीक है। उसके बाद निवेश। अब उपभोक्ता व्यय क्या होता है, इस देश में रहने वाले लोग क्या करते हैं, ये कमाई करते हैं, काम करने के बाद क्या करते हैं, दुकानों से आटा, राशन जो है, दाल, चीनी, चावल सब खरीदते हैं, ठीक है। अपना उपभोग करते, खाने के लिए खरीदते हैं, ठीक है। तो जब ये खरीदते हैं तो वो क्या कहलाता है, यानी उपभोग कहलाता है। और खरीदने के लिए जब उस पर पैसा खर्च करते हैं, यानी खरीदने पर जब उस पर पैसा खर्च करते हैं तो उसे उपभोग, उपभोग मतलब हो गया खाना, खरीदना, ठीक है, खाने के लिए कुछ सामान खरीदना, और उस पर जब खर्च किया जाएगा तो उसे उपभोग व्यय कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है निवेश व्यय। अब निवेश व्यय क्या, निवेश क्या होता है, ये देखिए निवेश समझ लेते हैं पहले, तब आपको इस अच्छे से समझ में आएगा। अब निवेश की बात करते हैं, निवेश क्या होता है। देखिए निवेश का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊँ आपको सरल शब्दों में, यहाँ पर एक कुआं है, ठीक है, यहाँ पर एक कुआं है और आप क्या कर रहे हैं, इस कुएं में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्या करते हैं, ये कुआं है, ठीक है, आप यहाँ पर कुआं है तो यहाँ और यहाँ पर ये आपको पानी, निवेश का मतलब है आप यहाँ पर कुआं है और ये सूखा हुआ है, खाली है, क्या है, खाली कुआं है, खाली कुआं है, बिल्कुल खाली। अब यहाँ पर क्या करते हैं, आप उल्टा काम कर रहे हैं, क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक बाल्टी लेते हैं छोटी सी, इसमें पानी डालते हैं, ठीक है, इसमें आप बाल्टी से आप चाहते हैं कि इस कुएं को भरना है पानी से, तो आप यहाँ पर पानी इस कुएं में डालते हैं, रोज एक बाल्टी डालते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर मान लीजिए ये कुआं बिल्कुल इस तरह से है कि इसमें पानी सूखता नहीं है, जितना भी है, मतलब जितना भरेंगे, या फिर आप ये कर सकते हैं एक तरह का टैंक है ये, आप इसको टैंक मान लीजिए, क्या मानेंगे आप, टैंक, इसको टैंक मान लें। तो टैंक हमें भरना है, इसमें यहाँ पर बाल्टी, एक बाल्टी आज पानी डाला, ठीक है, एक बाल्टी पानी डाल दिया इसमें, उसके बाद फिर अगले दिन पानी डाला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप रोज रोज करके एक एक बाल्टी पानी इसके अंदर डाल रहे हैं, जिससे ये क्या होगा, यहाँ पर ये जो है ये धीरे धीरे यहाँ पर एक बाल्टी इतना होगा, उसके बाद फिर इतना होगा, फिर ये इतना होगा, फिर ये इतना होगा, इस तरह से ना ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, समय के साथ बढ़ता चला जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर होता है, इसी तरह से आप यहाँ पर पैसे के साथ होता है, ठीक है। और जब ये वाली प्रक्रिया, ये जो मैंने अभी बताई है, जब ये वाली प्रक्रिया आप पैसे के साथ करते हैं तो वो क्या है, निवेश होती है, निवेश। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाने का तरीका कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है, मतलब कुछ ज़्यादा ही अलग है, लेकिन आपको ये इस तरीके से समझ में ज़रूर आ गया होगा कि मतलब कि निवेश का मतलब क्या है। निवेश का मतलब है किसी चीज़ पर मतलब बार बार उस चीज़ को बढ़ाते रहना, मतलब ऐड करते रहना। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बाल्टी पानी ले रहा हूँ, रोज़ एक बाल्टी पानी डाल रहा हूँ, वैसे ही पैसे के साथ होता है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर पैसे के साथ भी ऐसा ही कुछ करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि पैसे को, एक बैंक होता है, उस बैंक में हम ठीक है, बैंक के अंदर पैसे को जमा करते रहते हैं बहुत सारा, और हर बार जमा करते रहते हैं। मान लीजिए 1000 रुपये कर रहे हैं, उसके बाद 1000 रुपये फिर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हम पैसा जमा करते रहते हैं, जिससे कि हमारा पैसा बढ़ता रहता है। तो ये क्या होता है, एक निवेश होता है, एक तरह से निवेश हम कर रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा निवेश क्या। उसी तरह से पैसे के साथ होता है कि हम पैसे को बैंक में जमा करते रहते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ज़मीन जो होती है, ज़मीन खरीद लेते हैं, ठीक है, ज़मीन खरीद लेते हैं। उसके बाद हम ज़मीन खरीद लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, उस ज़मीन की वैल्यू बढ़ती रहती है, हमने ज़मीन पर निवेश कर दिया। तो निवेश एक तरह से क्या होता है कि हम पैसा ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ से हमें मुनाफा होता है, ठीक है, तब हम उसे निवेश कहेंगे। कब कहते हैं, जब हम पैसा ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ से हमें पैसा और पैसा मिले, ठीक है। अगर हम कहीं पर पैसा लगा रहे हैं, ये आई से डिनोट होता है कि हम अपने पैसे को इस ऐसी जगह लगाएं जहां से हमें और पैसा मिलने की उम्मीद हो, यानी जब पैसे को और ज़्यादा पैसा कमाने की उम्मीद से लगाया जाता है तब उसे निवेश कहते हैं, ठीक है। अब आता है सरकारी व्यय, यानी सरकार जब खर्च करती है तो सरकारी व्यय आती है, व्यय कहलाता है। सरकार कब खर्च करती है, किस में खर्च करती है, सरकार देखिए सार्वजनिक शिक्षा पर खर्च करती है, स्वास्थ्य पर खर्च करती है, सड़कें बनवाती है, ठीक है,
तो यहाँ और साथ ही बहुत सारी चीज़ें करती है, हस्तांतरण भुगतान करती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर सरकार खर्च करती है। उसके बाद आता है शुद्ध निर्यात। अब देखिए शुद्ध निर्यात हमारा जो है एक्स एंड माइनस एम से दिखाया गया है। एक्स माइनस एम ये क्या होता है, ठीक है। देखिए शुद्ध निर्यात की बात करी गई है, शुद्ध निर्यात, ठीक है, तो एक्स माइनस एम दिखाया गया है। उसके बाद हम देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एडी, जो एडी होता है सी प्लस आई प्लस यहाँ पर आ जाएगा जी प्लस यहाँ पर प्लस करेंगे एक्स माइनस एम। तो ये एक फार्मूला बन गया और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इससे बहुत सारे सवाल आपके आते हैं एग्जाम में, तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर शुद्ध निर्यात का मतलब देखिए क्या होता है कि आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, आयात, यहाँ पर क्या होता है, आयात होता है और दूसरा होता है निर्यात, निर्यात, ठीक है, निर्यात। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, आयात और निर्यात। अब इसमें क्या अंतर है, निर्यात मतलब यहाँ पर देखिए, आयात मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई दूसरा पड़ोसी देश है, अब यहाँ पर इस देश से हम अपने देश में लेकर आ रहे हैं सामान, तो वो निर्यात आयात कहलाएगा, ठीक है। आयात मतलब लेकर आना, आयात मतलब देश में अंदर लेकर आना। उसके बाद जब हम सामान को अपने देश से दूसरे देश में लेकर जाएंगे तो उसे हम कहेंगे निर्यात, ठीक है, क्या कहेंगे हम उसे, निर्यात बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, देश की बात हो गई है। देश की बात मतलब कि जब हम यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से दो देश हैं, एक देश ये रहा, ठीक है, जब हम ये मान लीजिए भारत, यहाँ पर मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, मान लीजिए भारत है, ठीक है, तो यहाँ से अपने देश से सामान को दूसरे देश में लेकर जाएंगे, ठीक है, या फिर मैं इसको अन्य देश मान लेता हूँ, अन्य देश, अन्य देश। तो यहाँ पर क्या है, भारत से लेकर के सामान को दूसरे देश में जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, ये हम निर्यात कहलाएगा, निर्यात मतलब निर्यात किया जा रहा है। उसके बाद जब हम इस देश से सामान को उठा के लेकर आएंगे अपने देश में, इसको आयात बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आयात, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निर्यात एक्स, आयात एम। तो यहाँ पर क्या है, हमें शुद्ध निर्यात चाहिए तो एक्स माइनस एम करेंगे, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 करोड़ CR 10 करोड़ का निर्यात हुआ है, यानी हमने 10 करोड़ का किसी देश ने माल बेचा है बाहर दूसरे देश को, और वहाँ से उस देश से सिर्फ 7 करोड़ का माल खरीदा है, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, मतलब 3 करोड़ का CR, 3 करोड़ का फायदा होगा हमारे देश को, और ये है हमारा निर्यात, मतलब दूसरे देश से हमारे देश में 3 करोड़ का माल आया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सॉरी, यहाँ पर जो है निर्यात हुआ है, मतलब 3 करोड़ का माल हमने अपने देश से दूसरे देश में भेजा है, मतलब हमने बेच दिया। हमने कितनी कमाई करी है, 3 करोड़ की कमाई करी है वास्तविकता में, ठीक है, यानी निर्यात किया है। तो यहाँ पर ये चीज़ अब जोड़नी है आपको। आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं, ये वाला हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एडी। अब देखिए 2 क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था, देखिए 2 क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था में हम ऐसे जोड़ेंगे, यानी एडी जो होगा इक्वल टू आई प्लस सी होगा। आई क्या होता है, उपभोक्ता होता है, आई और नहीं सॉरी सी उपभोक्ता होता है और आई इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब निवेश होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसमें नेक्स्ट है हमारा समग्र पूर्ति। अभी हमने इससे पहले समग्र मांग पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं समग्र पूर्ति। अब ये क्या होता है, ये बिल्कुल समग्र मांग का उल्टा होता है, ठीक है। समग्र मतलब पूरा और पूर्ति मतलब पूर्ति करना। तो यहाँ पर हमने समग्र मांग में क्या देखा था, समग्र मांग में ये देखा था कि एक देश के अंदर जितने लोगों की मांग होती है, यानी जितने लोग रहते हैं वो जितनी डिमांड करते हैं, जितना मांग करते हैं, वो हमारी समग्र मांग है, ठीक है। जितनी कुल मांग करते हैं, वस्तु और सेवाओं की कुल मांग करते हैं, अगर ये लोग हैं ना वस्तु और सेवाओं की कुल मांग करेंगे तो समग्र मांग है। लेकिन बात करते हैं समग्र पूर्ति की, समग्र पूर्ति के यही हो गया। समग्र पूर्ति में क्या हो गया कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी तो होंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे देश के अंदर जो कि उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, ठीक है।
ऐसे लोग भी तो होंगे जो उत्पादन करते हैं, ये तो लोग खरीदने वाले हैं। मान लो ये काम करते हैं फैक्ट्रियों में और ये मतलब ये काम करते हैं, उनसे इन्हें पैसा मिलता है और ये वस्तुएं खरीद लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैक्ट्रियां होती हैं और वो उत्पादन का काम करते हैं। इससे क्या होगा, जो उत्पादन का काम करते हैं, ठीक है, जो उत्पादन का काम करते हैं, तो समग्र पूर्ति का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए उत्पादन का काम करते हैं, यानी यहाँ पर ये क्या हो गया था, वस्तुओं सेवाओं का कुल मांग को, यानी वस्तुओं सेवाओं की कुल मांग को यहाँ पर ये क्या कह रहे थे, समग्र मांग कह रहे थे। और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जो विक्रेता होते हैं, यहाँ पर विक्रेताओं के द्वारा किसी देश में यहाँ पर समग्र पूर्ति को क्या कहते हैं, समग्र पूर्ति को हम यहाँ पर समग्र पूर्ति यानी पूर्ति मतलब क्या हो गया, कुल पूर्ति को यहाँ पर समग्र पूर्ति कहेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या है, समग्र पूर्ति क्या है, एक अर्थव्यवस्था की बात की गई थी, उसमें भी था। और यानी एक अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा, इकाइयों मतलब मैंने अभी आपको बताया इकाइयाँ क्या होती हैं, कि उत्पादक होते हैं, कि उद्योगपति होते हैं जो वस्तुएं उत्पादित करते हैं। यानी यहाँ पर कौन सी, सभी इकाइयाँ, उत्पादन की जितनी भी इकाइयाँ आती हैं, जितने भी उत्पादन की क्रियाएं आती हैं, सभी उत्पादन की इकाइयों के द्वारा, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, सभी उत्पादन इकाइयों के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित समय अवधि के अंदर जो है सभी अंतिम एवं जो है सेवाओं का नियोजित मतलब पहले से तय, जो है नियोजित यानी उत्पादन के कुल मूल्य को समग्र पूर्ति कहते हैं। यानी जो कुल उत्पादन किया गया है समग्र पूर्ति कहते हैं, और समग्र पूर्ति के मौद्रिक मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, और समग्र पूर्ति का जो मौद्रिक मूल्य है उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। अर्थात राष्ट्रीय आय सदैव समग्र पूर्ति के समान होती है। अब ये क्यों कहना चाहता है, ये आपको समझ में शायद नहीं आया होगा, तो चलिए आपको मैं समझाता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से कहना चाहता है, इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है, इसका कहने का मतलब हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, ये जो कहना चाह रहा है यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक फर्म है, ठीक है, और फर्म के अंदर कुछ उद्योगपति लगे हैं जो कि उत्पादन का काम कर रहे हैं फर्म के अंदर, ठीक है, उत्पादन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर मान लीजिए ये देश है और यहाँ पर देश में भी जनता है। अब ये इंतज़ार कर रही है जनता कि कब यहाँ पर वस्तु बनेगी और हमारे पास पैसा है, हम खरीदेंगे और उपभोग करेंगे, ठीक है, ये इंतज़ार कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर किसी चीज़ की कमी हो जाती है, इन लोगों के पास मान लीजिए किसी चीज़ की कमी हो गई। अब कमी हो गई, ये दुकान पर गया, ये व्यक्ति देश में रहने वाला, और ये दुकान पर गया। यहाँ पर क्या है, एक दुकान है, मान लीजिए दुकान है, ये दुकान पर गया और दुकान पर जाके उस चीज़ को मांगता है जो इसे चाहिए। लेकिन इसको पता चलता है कि वो चीज़ तो यहाँ पर है ही नहीं। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरा आदमी आता है, वो भी उसी चीज़ को मांगता है, ठीक है, तो वहाँ पर वही चीज़ ये भी मांगता है, लेकिन इसको भी वो चीज़ नहीं मिलती है। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर जो बैठा आदमी है, जो बेचने वाला आदमी है, वो जहाँ से माल मंगा रहा होगा, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति से माल ले रहा होगा बेचने के लिए, है ना, जिसे होलसेलर कहते हैं। अब ये होलसेलर से माल लेता है। अब ये क्या बोलेगा, भाई साहब, होलसेलर को बोलेगा, भाई साहब इस चीज़ की डिमांड है मार्केट में, इस चीज़ को लेने के लिए लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन ये चीज़ मेरे पास नहीं है, और ये चीज़ मेरे पास नहीं है और मैं नहीं बेच पा रहा हूँ, आप मुझे ये सप्लाई करो, मुझे ला कर दो ताकि मैं लोगों को बेच सकूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा उत्पादक, ये क्या करेगा, उस चीज़ का उत्पादन बढ़ा देगा। यहाँ पर ये उत्पादक क्या करेगा, अपनी फैक्ट्री में जो है उत्पादन करना शुरू कर देगा, और वो जितना उत्पादन करेगा, अब ये एक उत्पादक की बात नहीं हो रही है, पूरे देश में जितने भी वस्तु बनाने वाले हैं उन सभी को लेकर के, छोटा हो या बड़ा, सभी को लेकर के, अब यहाँ पर जितने मूल्य की, यहाँ पर मूल्य, ठीक है, मूल्य, जितनी कीमत की वस्तुओं को बनाएंगे, यानी एक देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति जो है, उत्पादक जो है, जितनी वस्तु बनाएगा उनका जो मूल्य होगा, यानी जितने सभी देश के अंदर जितनी भी उत्पादन करने वाले लोग हैं, वो मिलकर जितनी भी वस्तुएं बनाएंगे, उनका जो मूल्य होगा, उस मूल्य को कहेंगे हम समग्र पूर्ति, ठीक है।
उसके मौद्रिक मूल्य को ही समग्र पूर्ति कहते हैं और इसे राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। तो आई होप क्लियर हो गया। अगर आपको नहीं हुआ तो मैं एक बार और बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक देश के लोग हैं, ठीक है, एक देश के लोग हैं, डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। तो जब मांग करेंगे तो एक अर्थव्यवस्था में तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, ठीक है, समग्र पूर्ति में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था के अंदर जो उत्पादन करने वाले लोग हैं यानी वस्तुओं को बनाने वाले लोग हैं, अब ये बनाने वाले सभी लोग जो देश में रहते हैं वो सभी लोग क्या करेंगे, जिस चीज़ की कमी है उसे बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब जब उसे बनाना शुरू करेंगे उससे क्या होगा, उससे बनाना शुरू कर देंगे, जब वो चीज़ बन जाएगी तो उसका कुछ मूल्य होगा। तो सभी जो बनाएंगे और उसका जो टोटल मूल्य होगा, जितनी कीमत लगी होगी बनाने में, ठीक है, जितनी भी कीमत लगी होगी वो टोटल, उसे हम समग्र पूर्ति कहेंगे। क्यों? अगर मान लीजिए जनता देश में रहती है, यहाँ पर इसने 10 करोड़ लोगों ने 10 करोड़ चीज़ों की मांग की है लोगों ने, ठीक है, और उन्हें फिर क्या हुआ है, मांग की, उसके बाद इन उत्पादक यहाँ पर देश में रहते थे, इन्होंने 10 करोड़ की चीज़ें बना दी, यानी समग्र पूर्ति कितनी होगी, 10 करोड़ की चीज़ें बनी हैं, तो 10 करोड़ की चीज़ें जो है ये देश में बट जाएंगी यानी बांटी जाएंगी। ठीक है, तो इसे लोग खरीदेंगे। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि मतलब उत्पादक जितने भी होते हैं वो मिलकर जितना उत्पादन करते हैं वस्तुओं का, वो समग्र पूर्ति होती है। ठीक है, अब वो उत्पादन क्यों करेगा, जब जितनी डिमांड होगी, मांग होगी, तो मांग के अनुसार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना उत्पादन करेगा उसे ही समग्र पूर्ति कहा जाता है। आई होप क्लियर हो गया। तो यहाँ पर समग्र पूर्ति के लिए ये है, यहाँ पर उपभोक्ता सी, मतलब जितना भी उपभोक्ता करेगा, नहीं उपभोग खाने के लिए, जैसे कि लोग हैं खाने के लिए खरीदेंगे। ठीक है, उपभोक्ता प्लस बचत, साथ में क्या होता है कि इनको सैलरी मिलती है, कुछ सैलरी का हिस्सा अपने पास रख लेते हैं, तो बचत भी हमें जोड़ना पड़ेगा, जब ही एडी आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, यहाँ पर ये एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। ठीक है, तो सेविंग भी आ जाएगा। ठीक है, अब हाँ, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड लगता है यहाँ पर मिस प्रिंट है। ठीक है, यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई होना चाहिए था। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई होगा। उसके बाद आता है यहाँ पर समग्र पूर्ति देश की राष्ट्रीय आय को भी प्रदर्शित करती है, जैसा कि यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा, समग्र पूर्ति, समग्र मांग। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर जो है उपभोग फलन क्या होता है, साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर जानेंगे कि उपभोग फलन का समीकरण क्या होता है, स्वायत्त उपभोग क्या होता है। तो अभी ये चैप्टर काफ़ी बचा हुआ है, तो यहाँ पर अभी तो हमने सिर्फ यहाँ पर जो है समग्र पूर्ति, इसका फर्स्ट पार्ट किया है, समग्र मांग किया है। तो आई होप दोस्तों जो मैंने अभी आपको समझाया है वो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए हम मिलते हैं आपको किसी ऐसी ही और वीडियो में।